गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मील मैनेजमेंट में पढ़ेंगे फूड एक्सचेंज सिस्टम। फूड एक्सचेंज सिस्टम को कहेंगे हिंदी में भोजन का विनिमय या विनिमय सूची भी कह सकते हैं, जो जिसमें कि फूड एक्सचेंज लिस्ट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ये क्या होता है फूड एक्सचेंज सिस्टम? इसे हम समझ लें कि कुछ साधारण शब्दावली में खाद्य पदार्थों और भोज्य समूहों की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए वो एक क्वांटिफाई हो जाता है, यानी कि उसकी मात्रा, उसकी सर्विंग की निश्चित मात्रा निर्धारित होती है और वो एक गाइड की तरह, एक हेल्प की तरह, एक मार्गदर्शन की तरह काम करती है जब भी हम आहार आयोजन करते हैं। आहार आयोजन में ये जो फूड एक्सचेंज सिस्टम है, भोजन का विनिमय है, विनिमय तंत्र है, इसका पूरा उपयोग किया जाता है। और जब भी हम एक संतुलित आहार आयोजन करना चाहते हैं तो हमारा प्रयास रहता है कि सभी भोज्य समूहों में से एक संतुलित मात्रा में सभी खाद्य सामग्री इस्तेमाल की जाए। आप सामने स्क्रीन में देख रहे हैं वो है, एक एक करके मैं बता रही हूँ आपको। फूड एक्सचेंज सिस्टम, भोजन के विनिमय में क्या क्या भोज्य समूह हैं, भोज्य समूह क्या होते हैं, फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो वो भी उदाहरण में बता चुकी हूँ आपको। विनिमय योग्य भोजन यानी कि इंटरचेंजेबल फूड, यानी वही मात्रा है, कोई भी पोषक तत्व है, कोई भी खाद्य सामग्री है, उसकी वही निर्धारित मात्रा है। उस निर्धारित मात्रा में उसमें एक ब्रॉडली क्या पोषक तत्व होंगे वो इसमें फूड एक्सचेंज लिस्ट में मेंशन्ड होते हैं। इसीलिए हमें हेल्प करता है कि कैसे हम आहार आयोजन कर सकें विभिन्न अवस्थाओं के लिए। आप पहली हेडिंग देखिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अनाज में क्या है आप देख रहे हो। खाद्य पदार्थ के अंतर्गत जैसे हमने सम्मिलित किया कि 25 ग्राम चावल मात्रा हम लिख रहे हैं, या 50 ग्राम अनाज। भाई थोड़ा चावल है लंच में खाया जा रहा है और साथ ही साथ क्या हो रहा है, अनाज, रोटी जो गेहूं के आटे से बन रही है वो इस्तेमाल की जा रही है। मात्रा लिखना और ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि मात्रा के आधार पे ही उस डिश में, उस खाद्य पदार्थ में पोषक पदार्थ कितने हैं ये पता चलता है। अगर वो चावल आपने 25 ग्राम आहार में सम्मिलित किए तो उसमें करीब 90 कैलोरी हो जाएगी। देखो आप सामने देख रहे हो 90 कैलोरी हो जाएगी। और या आप 50 ग्राम अनाज ले रहे हो, क्योंकि 25 ग्राम चावल जब पक्के होंगे तो एक अलग मात्रा निकलेगी, और जब 50 ग्राम आटे की आप रोटी बनाओगे तो शायद करीब पतली पतली 2 रोटियां बन जाएंगी। तो आप ये देखिए कि कितनी कैलोरीज हो रही है इसमें। बराबर से आप देखो आगे के चौथे कॉलम में क्या लिखा है, उपलब्ध पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो रहा है वो क्या है, एक तो प्रोटीन एक तो कैलोरी। तो यानी 25 ग्राम चावल में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 25 ग्राम चावल में 90 कैलोरी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो जब हम मील प्लानिंग करते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है हमें कितना चावल दे रहे हो टोटल करना पड़ता है, अनाज कितना दे रहे हैं वो भी टोटल करना पड़ता है। ठीक है, वो मील प्लानिंग मैं आशा करती हूँ कि हमें फेस टू फेस डायरेक्ट जब क्लासेस लगेंगी तब सिखाने का मौका मिले, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल की स्थिति में आपको ये फूड एक्सचेंज सिस्टम समझ लेना चाहिए। तो या तो 25 ग्राम चावल लिया, उसमें इतनी कैलोरीज हो गई 90 कैलोरी, या 2 से 3 ग्राम प्रोटीन हो गया, या 50 ग्राम अनाज लिया। अब अनाज में कोई भी हो सकता है, बाजरे का आटा, गेहूं का आटा या ज्वार का आटा, कोई भी आटा हो सकता है। तो उसमें भी हो गई कितनी, 2 से 3 ग्राम प्रोटीन हो गया और 90 कैलोरी हो गई। ठीक है, ये क्लियर हो रही है, बातें समझ में आ रही हैं आपको। अब आप देखो कि इसको एक्सचेंज किससे कर सकते हो। भाई या मतलब आपकी डाइट में आप कितना कार्ब ले रहे हो, अनाज कितना ले रहे हो, 75 ग्राम, जिसमें कि 25 ग्राम चावल है और 50 ग्राम अनाज है। तो अब इसको रिप्लेस आप किससे कर सकते हो, 25 ग्राम चावल को के बदले आप क्या ले सकते हो, आप गेहूं भी ले सकते हो, बाजरा मक्का भी ले सकते हो, जौ भी ले सकते हो, 25 ग्राम ही लोगे। और जो 50 ग्राम अनाज लिखा है उसके बदले आप क्या ले सकते हो, साबूदाना भी ले सकते हो, चने की दाल भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें अप्रॉक्सीमेटली इसी के बराबर कैलोरी हो जाएंगे, तो 90 कैलोरीज आता है।
अब दूसरा आप देखिए, इसमें हरी पत्तेदार सब्जी आ रही है। हरी पत्तेदार सब्जी में क्या क्या होती है? जो भी डार्क लीफी वेजिटेबल आ रही है, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों का साग, ये वाली चीज़ें इसमें हो जाएगी। संख्या, इसकी मात्रा देखिए, खाद्य सामग्री कितनी ली जा रही है, बिल्कुल लिखा हुआ है इसके आगे कि 25 ग्राम ली जा रही है। तो 25 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जी को चेंज किससे कर सकते हो? इंटरचेंजेबल, विनिमय योग्य का मतलब कि इसके बदले आप ये ले सकते हो विकल्प के तौर पे। तो क्या ले सकते हो आप ले सकते हो मूली, धनिया, चुकंदर के पत्ते, जो भी और पत्तेदार सब्जी है वो ले सकते हो। कितनी? 25 ग्राम लोगे आप, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो आप 25 ग्राम ये लिया आपने, तो इसमें क्या क्या पोषक तत्व मिल जाएंगे? 90 से 1200 माइक्रोग्राम कैरोटीन मिल जाएगा, 15 से 25 मिलीग्राम कैरोटीन मिल जाएगा, और रेटिनॉल और कैरोटीन दोनों अलग अलग होते हैं, और 20 से 25 इसमें कैलोरी मिल जाएगी। तो देखो हरी पत्तेदार सब्जी में कितनी कम कैलोरी है और विटामिन ए कितना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। तो 90 से 1200 माइक्रोग्राम्स विटामिन ए मिल रहा है, और जो कैरोटीन है वो 15 से 25 मिलीग्राम मिल रही है। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे बढ़े अगली चीज़ में। अगला भोज्य समूह होता है जड़ वाली सब्जियां और अन्य सब्जियां। जड़ वाली सब्जियों में आलू शकरकंद आ जाएगा, 50 ग्राम अगर वो ले रहे हैं। उसको रिप्लेस किससे कर सकते हो? एक्सचेंज, फूड एक्सचेंज सिस्टम में किससे, उसके बदले क्या ले सकते हो? केला ले सकते हैं, या चुकंदर, या मूली, या गाजर ले सकते हैं। कितना? 50 ग्राम। उतनी ही संख्या में जितना आलू या शकरकंद लिया उतनी ही संख्या में लिया, और क्योंकि इनमें कैलोरीज यानी ऊर्जा लगभग बराबर है, तो वो कितनी आ जाएगी? 50 कैलोरीज आ जाएगी, ठीक है। 50 ऊर्जा ही मुख्य रूप से मिल रही है इनमें। और फिर अन्य सब्जियों में आप देखिए, बैंगन, करेला, ककड़ी, फूल गोभी, सेम की फली, ये कितना लेंगे? 50 ग्राम लेंगे। तो बदले में इसके कोई भी और सब्जी ले सकते हैं। 50 ग्राम परवल, टिंडे, भिंडी, कद्दू, लौकी, हरा टमाटर, जो कुछ भी चीज़ लेंगे वो 50 ग्राम्स लेंगे, तो वो हमको 5 से 10 मिलीग्राम कैल्शियम दे देगा, ऊर्जा देगा 20 से 30 कैलोरी, और ये मुख्य रूप से क्या कहें कि बराबर सी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हो रही है, और इसके अंदर मुख्य रूप से खनिज और विटामिन सी होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों में। अब इसी में अगला देखो आप, फल में क्या है? अधिक कार्बोहाइड्रेट। कुछ फल होते हैं रसीले फल होते हैं, कुछ फल होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो जो अधिक मात्रा वाले का है, जैसे कि चीकू होता है, या केला होता है, या आम होता है, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, ज़्यादा मीठे फल हैं भाई, तो इसलिए अधिक कार्बोहाइड्रेट वाले जो फल हैं, केला, चीकू जैसे, या नाशपाती हुई, या आम हुआ, तो ये जब 50 ग्राम लेंगे तो उसके बदले कोई भी ऐसा ही फल चेंज कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, और उसमें औसतन मान सकते हैं हम 40 से 50 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। और कुछ फल होते हैं जो कि कम कार्बोहाइड्रेट वाले होते हैं। तो कम कार्बोहाइड्रेट वाले कौन से होते हैं? जैसे कि एप्पल हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया। तो ये 1000 ग्राम, आप देखो 1000 ग्राम ले रहे हो तो कितना मिल रहा है, या इसको रिप्लेस कर सकते हो तरबूज, खरबूजा, संतरा, ये 100 ग्राम ले सकते हो इसके बदले, तो इसमें 40 कैलोरी है, ठीक है। ये आगे बढ़े, इसमें शक्कर में क्या क्या होता है भाई? शक्कर होती है, चीनी होती है, गुड़ होता है। ये स्टैंडर्ड है कि 5 ग्राम आप कोई भी, चाहे शहद लो, चाहे गुड़ लो, चाहे शक्कर लो, है ना, तो वो 5 ग्राम चीज़ मात्रा 20 कैलोरी के बराबर होती है। और 5 ग्राम क्या होता है? जो आपके घर में सबसे छोटा चम्मच होगा ना, जिसे चाय का चम्मच कहते हैं, इंग्लिश में टी स्पून बोलते हैं, तो उतनी मात्रा लेवल्ड स्पून, मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर ढेर एकदम जहाँ तक चम्मच भर जाए हमने वहाँ तक भर लिया, हमें उतना ही भरना है जितना कि एक सीमित मात्रा आ जाए उस चम्मच में। मतलब चम्मच भरने के बाद आप उंगली से उसको फ्लैट कर दो, एक्स्ट्रा सामान उसका हटा दो, वो होता है 1 टीस्पून, तो वो 20 कैलोरी ऊर्जा देता है। आगे बढ़े, दाल
दाल कितनी है, दाल कौन कौन सी है, अरहर है, मूंग दाल है, चने की दाल है, उड़द की दाल है, कोई भी दाल है उसको हम मान सकते हैं कि जब हम 25 ग्राम वो दाल ले रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है, 5 से 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है और 90 कैलोरी मिल रही है। ठीक है, तो अगर आप वज़न करोगे या थोड़ा सा आइडिया लेना चाहो तो ये समझ लो, आपको एक आइडिया लेने के लिए मैं बता रही हूँ अनुमानित कि 25 ग्राम का मतलब 5 छोटे छोटे चम्मच हो गए जो चाय के, तो वो 5 चम्मच आप लेंगे तो उसमें 90 कैलोरी हो जाती हैं। तो ये दाल की हो गई। आगे देखिए आप, वसा का भी स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है बिल्कुल कि 5 ग्राम कोई भी लोगे, घी, मक्खन या वसा इस तरह का तेल कोई भी चीज़ लोगे वो 5 ग्राम लोगे तो उसमें 45 कैलोरी होती है। और वसा में मुख्य रूप से फैट्स ही होते हैं, वसा ही होते हैं, और लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि जो वसा में घुलनशील ADE के विटामिन्स हैं उनको एब्जॉर्ब होने के लिए, अवशोषित होने के लिए वसा चाहिए होता है। अगली कैटेगरी आप देख रहे हैं दूध और दूध से बने पदार्थ। ये इसमें दूध को भी मात्रा कितनी है, 50 ग्राम, और या दूध ले लो 50 ग्राम या दही ले लो 50 ग्राम। तो इसमें क्या क्या मिल रहा है, इसमें है प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन A, तो ये 50 ग्राम चाहिए होगा। और इसमें अप्रॉक्सीमेटली इसमें मात्रा बराबर सी आएगी, 45 कैलोरी, 45 कैलोरी ऊर्जा के बराबर ही आएगी। वैसे मैं आपको एक PDF फाइल इसकी और शेयर करूंगी जिसमें कि आहार विनिमय सूची के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये हालांकि क्योंकि ये BA की मील प्लानिंग में केवल ये कुछ आधारभूत चीज़ें समझना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसमें मात्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आप टोटल ऊर्जा और टोटल प्रोटीन का मिलान नहीं करते RDA के हिसाब से, वो कैलकुलेशन नहीं होती, वो BSc में होती है, BSc होम साइंस में। तो लेकिन एक आधारभूत जानकारी आपको आहार विनिमय सूची की होनी चाहिए, फूड एक्सचेंज सिस्टम की होनी चाहिए कि कितना अनाज में कितनी कैलोरी है, कितना दाल में कितनी कैलोरी है, कितना सब्जियों में कितनी कैलोरी है, या फलों में कितनी है, या चीनी में, वसा में कितनी है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं एक जनरल अवेयरनेस के लिए, और जब आप मेन्यू प्लान बनाएंगे उसके लिए भी ये आवश्यक है। एक चीज़ जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, अभी केवल हल्का सा रिवीजन मैं करूँगी क्योंकि ये आधारभूत आवश्यकता है आपकी आहार योजना के लिए। क्या है ये आप देखिए, ICMR ने जो दिया हुआ है रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस अलग अलग विभिन्न समूहों के लिए, उसके लिए अलग अलग अवस्था में अलग अलग क्रियाशीलता वाले लोगों के लिए कितनी आवश्यकता कैलोरी, प्रोटीन या और पोषक तत्वों की है वो दी हुई है। इसको मैं ऑलरेडी एक लेक्चर ले चुकी हूँ, इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिए दोबारा से ताकि आपको समझ में आ जाए। इसी प्लेलिस्ट में फूड एंड न्यूट्रिशन में मौजूद है, उसको आप ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जिसमें मैंने एक एक डिस्कस किया है। आगे क्योंकि ये एक एक क्वेश्चंस बन के आएंगे कि साधारण क्रियाशील पुरुष के लिए एक दिन का आहार आयोजन कीजिए और सैंपल मेनू प्लान बनाइए, ठीक है। इसी प्रकार से एक मध्यम क्रियाशील स्त्री के लिए आहार आयोजन कीजिए और आहार तालिका बनाइए एक दिन की। तो इस प्रकार से ये आएंगे। तो आप देखो यहाँ साधारण परिश्रम करने वाला जो पुरुष है उसकी 2400 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, और मध्यम क्रियाशील पुरुष की 2800 है, अधिक क्रियाशील की 3900 या 3900 या 3900 कैलोरी उसकी आवश्यकता है। प्रोटीन कितना चाहिए, ऑन एन एवरेज जनरली 55 ग्राम प्रोटीन एक पुरुष को चाहिए। ये भी एक साधारण मध्यम अधिक उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता 55 ग्राम लगभग निर्धारित की है। इसको अगर हम शारीरिक भार की तुलना में
देखें तो करीब 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शारीरिक भार व्यक्ति को चाहिए होता है, क्योंकि अध्ययन में बदलाव आ चुके हैं, नई नई चीज़ें निकल के आती रहती हैं। तो अगर आज की डेट में हम देखें, कंसिडर करें, तो अगर कोई 70 किलो का पुरुष है तो 70 किलो के पुरुष के लिए 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर कोई 55 किलो की महिला है तो उसके लिए प्रोटीन की आवश्यकता 55 ग्राम प्रतिदिन हो जाएगी। तो ये देखें आप, उसके बाद प्रोटीन और ऊर्जा, ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ें, इन्हें भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। और फिर आगे दे रखी है कि कैल्शियम की आवश्यकता 0.4 से 0.5 ग्राम, लोहे की आवश्यकता आयरन की 20 मिलीग्राम, विटामिन ए की 750 माइक्रोग्राम और कैरोटीन की 3000। ठीक है, इसी प्रकार से आगे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन और इन सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत दे रखी है, कितनी आरडीए के हिसाब से पुरुष को चाहिए। वहीं महिला में हम देखें तो साधारण परिश्रम की महिला के लिए ऊर्जा 1900 है, मध्यम क्रियाशील के लिए 2200 है, अधिक क्रियाशील के लिए 3000 है। और प्रोटीन मैंने आपको बता दिया, इसमें 45 ग्राम लिखा है प्रतिदिन, लेकिन आप मान के चलिए जितना शारीरिक भार है उसको हम मान सकते हैं। तो एवरेज 45-50-55 जितना शारीरिक भार हो महिला का, उतनी ही उसे प्रति किलो शारीरिक भार के हिसाब से आवश्यकता प्रोटीन की होगी। लेकिन गर्भावस्था में ये बढ़ जाएगी, धात्रीवस्था में ये बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी? 10 मिलीग्राम बढ़ जाएगी। तो जो उसकी क्रियाशीलता है उसमें 10 मिलीग्राम और बढ़ा देंगे प्रोटीन की आवश्यकता, और ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? प्लस 300 कैलोरीज। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा दोबारा अध्ययन करिए, इन तालिकाओं को अच्छे से देखिए, और फिर हम इसके आधार पर आगे आहार आयोजन प्रारंभ करेंगे विभिन्न अवस्थाओं में। धन्यवाद।